हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिक गेट्स। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर साइंस की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये इस एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 5 रहेगा। अगर आपने इससे पहले वाले 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उनको देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम स्पेशली उन एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो कि जेके एसएसबी ने पूछे थे जनरल लाइन टीचर का जब एग्जाम हुआ था 2018 में। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet. Also don't forget to like, comment and share this video. So let's start our today's topic, starting with question number 1. Question number 1 में हमसे पूछा गया है, in MS Word which of the following shortcut key can align selected text to center. हमें बताना है MS Word में अगर हमें अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाना होगा, हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो इसका रहेगा दैट इज कंट्रोल ई। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, which field of computer allows the placement of applications and services on a distributed network using virtualized resources. आपको बताना है कंप्यूटर साइंसेस का वो कौन सा ब्रांच है जहां पे हम अपने एप्लीकेशंस को, सर्विसेज को कहीं रिमोट प्लेस पे रखते हैं और उनको फिर हम बाद में एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्या वो डेटा माइनिंग है, क्या वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, या क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में ही हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट रिमोटली कैप्ट एप्लीकेशंस और सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, CPU has central processing unit has control unit, memory unit, arithmetic and logical unit. Okay, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Only first and second, only second and third, first, second and third all are correct, only second is correct. Okay, अगर आपने पढ़ा होगा इससे पहले, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो CPU होता है, इसमें एक तो होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एक यूनिट इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, ALU इसमें होता है। ओके, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है। ठीक है, जिसका काम होता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट कर लेना। और साथ ही साथ CPU चिप के अंदर ही क्या होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स। ओके, अब रजिस्टर्स क्या है, वो एक मेमोरी यूनिट है। ठीक है, भले ही रजिस्टर्स का साइज बहुत ही छोटा हो, बट ये स्टिल माना जाएगा ये क्या है, एक मेमोरी यूनिट है। तो सीपीयू में क्या होते हैं, रजिस्टर्स, मींस इसमें मेमोरी यूनिट भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी होता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, द फुल फॉर्म ऑफ MICR इज। ठीक है, यहाँ पे आप इस वर्ड को हटा देना, यहाँ पे आप लिख लेना रिकॉग्निशन। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि फुल फॉर्म आती है MICR की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको याद रहा होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, नेम द टेक्निक यूज्ड फॉर फ्रीइंग अप द CPU व्हाइल डिस्क ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस। आपको बताना है वो कौन सी टेक्निक ऐसी होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, CPU को फ्री करते हैं फ्रॉम द IO chaos। ओके, सिंपली मैं आपको क्या बताऊंगा, अगर हमारे पास एक CPU है, ठीक है, ओके, CPU का मेन मोटिव क्या होता है, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना। ओके, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, ये CPU का मेन मोटिव होता है।
लेकिन हमें पता है कंप्यूटर में सीपीयू है और कंप्यूटर के साथ डिफरेंट डिफरेंट आईओ डिवाइसेस भी अटैच्ड होते हैं, ठीक है, आईओ डिवाइसेस भी अटैच्ड होते हैं। अब सपोज अगर हम कीबोर्ड की बात करेंगे, जैसे ही हम कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करेंगे, ठीक है, तो एक सिग्नल जाती है किसको, सीपीयू को, ठीक है, एक सिग्नल जाती है सीपीयू को जिसको हम बोलते हैं इंटरप्ट। ओके, सीपीयू क्या करेगा, जैसे ही उसको सिग्नल पहुंचेगा, अभी वो क्या कर रहा था, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, सिग्नल पहुंचने के बाद उसको लगेगा कि शायद कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ चुकी है जो जिसको मेरी अटेंशन की जरूरत है। तो एट दैट टाइम व्हाट सीपीयू विल डू, वो अपनी प्रोसेस एग्जीक्यूशन को रोक देगा और देखेगा कि ये जो इंटरप्ट आया है ये कहां से आया है, ठीक है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, जो सीपीयू का मेन मोटिव होता है प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना, वो पूरा नहीं हो पाता है, मतलब सीपीयू किसी और चीज की तरह ध्यान देने लग गया। ओके, एट दैट टाइम जितना भी टाइम सीपीयू को लगेगा इस सिग्नल को देखने में कि किसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है किसी चीज की, ठीक है, उस टाइम के लिए वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। इससे क्या हो जाते हैं, सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो यूटिलाइजेशन होती है वो डिग्रेड हो जाती है। अब हमने क्या कर लिया, हमने एक टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया जिसको हम बोलते हैं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज डीएमए। हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, सीपीयू ने क्या करा होता है, सीपीयू अपना सारा का सारा आईओ बेस्ड काम बोलता है डीएमए को करने के लिए, ठीक है। डीएमए ऑन बिहाफ ऑफ द सीपीयू डज द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जब भी कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, वो सारे चीजें जो है ना वो कौन हैंडल करेगा, वो एक डिफरेंट मॉड्यूल हैंडल करेगा जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और सीपीयू क्या करेगा, जैसे ही सपोज किसी ने कीबोर्ड को प्रेस किया, अब उस इंटरप्ट को हैंडल कौन करेगा, डीएमए हैंडल करेगा। सीपीयू कंटिन्यूअसली अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब ये इसकी भी आप फुल फॉर्म याद रख सकते हो, FCFS होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, दिस इज वन ऑफ द सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ओके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे SSTF स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ओके, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, दिस इज वन ऑफ द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ओके, और यहाँ पे स्कैन मेथड भी है ना, ये भी एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मेथड है, ठीक है। आपको ये याद रखने हैं पॉइंट्स एज इट इज। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है द फुल फॉर्म ऑफ IMEI। अगर आप अपना मोबाइल देखते हो, लैपटॉप देखते हो, तो हर एक का क्या होता है, एक IMEI नंबर होता है, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो IMEI की जो फुल फॉर्म है दैट इज इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ओके, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हमें बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि क्या है, जो कि फॉल्स है विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, फॉल्स वाला स्टेटमेंट हमें यहां से पॉइंट आउट कर निकालना है, टिक कर देना है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पररी while as secondary memory is permanent। ओके, ये पॉइंट आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि हम बार बार बात करते रहते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो ये वही है, प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होती है, while as सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, सीपीयू ऑलवेज एक्सेसेस इन प्राइमरी मेमोरी ओनली। अगर सीपीयू को किसी भी डेटा आइटम की जरूरत होगी, किसी भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, तो वो इंस्ट्रक्शन वो कहां से ले सकता है, प्राइमरी मेमोरी से ले सकता है। डायरेक्टली सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर आपको सीपीयू को किसी भी डेटा आइटम की जरूरत है, अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में आ रहा है, तो हमें सबसे पहले उसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर लाना पड़ेगा, देन ओनली सीपीयू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। सीपीयू हमेशा प्राइमरी मेमोरी को ही एक्सेस करता है डेटा आइटम उसको लेने के लिए। उसके बाद कंटेंट्स अवेलेबल इन द सेकेंडरी मेमोरी should be loaded to the primary memory for execution। ये अभी अभी जो मैंने आपको पॉइंट बता दिया, जब भी आपको
कोई डेटा आइटम क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में आ रहा है तो उसको हमें पहले लोड करना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी में, देन ओनली वी विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट। ओके, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या आ रहा है, करेक्ट। लास्ट की अगर हम बात करेंगे, कॉस्ट पर बाइट ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज लेस देन द सेकेंडरी मेमोरी। अब आप यहाँ पे देखोगे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेमोरी हायरार्की के बारे में थोड़ा सा बताया। मैंने आपको बताया था जितना हम डाउन द लेवल जाते हैं उतना कॉस्ट पर बिट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये उसके साथ बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। प्राइमरी मेमोरी का जो कॉस्ट पर बाइट होता है या पर बिट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी, वाइल एज यहाँ पे ये हमें बता रहा है प्राइमरी मेमोरी का जो कॉस्ट है वो कम है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। ओके, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर बाइट या पर बिट। ओके, सो दिस वाला पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, तो फॉल्स स्टेटमेंट को ही हमें टिक करना था। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू मर्ज अ डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट मर्ज करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को आपस में मर्ज करना है, तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, शॉर्टकट कीज पे आपको डेफिनेटली हर एक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। अगर आपको डॉक्यूमेंट को मर्ज करना है तो आप ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल कर सकते हो। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, a process known as dash dash is used by the large retailers to study trends। अगर आपको देखो फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा, क्या फैशन रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम कंप्यूटर साइंस का ही एक फील्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको बता देना है कि वो कौन सा सब्जेक्ट है। क्या वो डेटा माइनिंग है, क्या वो डेटा सिलेक्शन है, क्या वो पॉइंट ऑफ सेल है, या क्या वो डेटा कन्वर्जन है। तो ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए हम डेटा माइनिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, नए नए फैक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा। ओके, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। आपको बताना है कि वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है एट अ टाइम। ओके, तो यू मस्ट नो दैट द नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम और द नेम ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कंपाइलर। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, ओके, अब अगर आपको इसको कन्वर्ट कर देना है इनटू मशीन लैंग्वेज, तो आप क्या करते हो, उसको कंपाइल कर लेते हो, तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में। बात समझ में आ रही है। वाइल एज अगर आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना होगा, लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करना होगा मशीन लैंग्वेज में, तो एट दैट टाइम हम इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो होपफुली आज के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।